नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय अवान अमृतसर पंजाब से। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब हमारे शरीर में चोट लगती है तो उसमें से रक्त का प्रवाह होता है। जब रक्त बहता है हम देखते हैं कि उसका रंग लाल होता है। हमारा पाठ भी आज वही है कि आखिर हमारे रक्त का रंग लाल क्यों होता है, उसकी बनावट क्या होती है। तो हम लोग इसी पाठ का अध्ययन करेंगे और इस पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल। यह पाठ निबंध विधा में लिखा हुआ है। इस पाठ में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, अनिल, अनिल की छोटी बहन दिव्या और डॉक्टर दीदी। इन तीनों के संवाद से रक्त और उसकी बनावट के विषय में, उसकी कमी से होने वाले रोग के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो आइए विद्यार्थियों, हम लोग शुरू करते हैं उस पाठ को। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो विद्यार्थियों, इसमें से एक प्रश्न भी होगा कि आखिर दिव्या कौन थी और उसे क्या परेशानी थी। तो चलिए उसको हम इसमें भी देख लेते हैं कि दिव्या कौन थी, उसे क्या समस्या थी। तो दिव्या अनिल की छोटी बहन थी। उसे कुछ दिनों से थकान महसूस हो रही थी। जब उसे थकान महसूस हो रही थी तो निश्चित रूप से कोई ना कोई परेशानी थी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। जब वो डॉक्टर दीदी के पास में गया तो डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी मतलब वहां पर वो पहुंच गई। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। विद्यार्थियों, इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थ को भी हम जानेंगे और साथ में इसमें कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्न को भी हम लोग समझेंगे। तो आइए, इसमें कठिन शब्द क्या है। एनीमिया। एनीमिया क्या है कि एनीमिया खून की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त जांच के बाद डॉक्टर दीदी ने दिव्या को क्या समस्या बताई। तो डॉक्टर दीदी ने दिव्या को एनीमिया की समस्या बताई, जो कि खून की कमी से होने वाला एक रोग है। अब आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह, इसमें छोटे छोटे या छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद
और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अब इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ समझते हैं और प्रश्न को भी समझते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, हम कठिन शब्दों के अर्थ को भी जानते हैं। जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का यंत्र है जिससे बहुत छोटी वस्तु को इसी के माध्यम से देखा जा सकता है। आप लोगों ने कई जगह देखा होगा जिसमें बिल्कुल पास में आंख लगा करके उस लेंस के माध्यम से देखते हैं तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हमें दिखाई देती हैं। उसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, इंग्लिश में इसे माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। एक शब्द आया है भानुमति का पिटारा। पिटारा एक ऐसा पात्र होता है, लेकिन भानुमति का पिटारा का अर्थ क्या है कि किसी बर्तन या पात्र में अनेक वस्तुओं का संग्रह होना, अनेक वस्तुओं का इकट्ठा होना, उसे हम कहते हैं भानुमति का पिटारा। अब प्रश्न क्या है कि अनिल की जिज्ञासा शांत करने के लिए डॉक्टर दीदी ने खून के विषय में क्या बताया। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि खून के दो भाग होते हैं, तरल जिसे प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा भाग होता है कण का, कई छोटे कण, बड़े कण जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो इस तरह से ये खून के भाग के विषय में हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी के सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। अब इसमें भी कुछ कठिन शब्द हैं और प्रश्न है, उसको भी देखते हैं। स्लाइड क्या होती है कि कांच की चौकोर पतली सी पट्टी होती है। आप लोगों ने बच्चों अक्सर देखा होगा कि जब हमारे रक्त की जांच होती है तो डॉक्टर या नर्स कांच की चौकोर पतली सी पट्टी जिसे स्लाइड कहते हैं उसी पर रक्त की कुछ बूंदें ले लेते हैं। अगला है बालूशाही। बालूशाही एक गोल चपटी व बीच में दोनों तरफ से धंसी हुई एक गुलाबी रंग की मिठाई होती है। प्रश्न है कि रक्त के लाल कणों की बनावट किस तरह की होती है। तो रक्त के लाल कणों की बनावट बालूशाही के मिठाई जैसे होती है। अब आगे बढ़ते हैं इसी पाठ में। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। यह कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते यह नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने पूछा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। अब इसमें भी हम कुछ शब्दार्थ समझते हैं, प्रश्न को समझते हैं। तो 1 मिलीमीटर रक्त में कितने लाल रक्त कण होते हैं विद्यार्थियों? 1 मिलीमीटर रक्त में लगभग 40 से 55 लाख कण होते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हैं।
हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। मतलब ये है विद्यार्थियों कि जो हम प्रोटीन, लौह तत्व या विटामिन के रूप में जो पौष्टिक आहार जैसे सब्जी, फल, दूध, अंडा, मांस खाते हैं तो उसकी के माध्यम से हमारे शरीर में खून बनने की प्रक्रिया होती है। तो आगे चलते हैं कि नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। विद्यार्थियों, कुछ कठिन एक ही शब्द है इसमें, मज्जा। मज्जा क्या होता है कि हड्डियों के बीच में पाया जाने वाला एक विशेष तरल पदार्थ होता है। जो हमारी हड्डी है इसके बीच में भी एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम मज्जा कहते हैं। तो एनीमिया से कैसे बचा जा सकता है? पौष्टिक व संतुलित आहार लेकर बचा जा सकता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है। पहला कारण तो आपको पता चल गया कि अगर हम पौष्टिक आहार नहीं लेंगे तो उसकी कमी से भी एनीमिया हो जाएगा। लेकिन दूसरा एक कारण और है, उसी के विषय में बताया जा रहा है कि इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। जब हम ये सावधानी रखेंगे तब ये जो लार्वा हैं, ये जो कीड़े हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो कुछ कठिन शब्द को देखते हैं। दूषित। दूषित दूषित माने होता है खराब या गंदा। खाद्य माने होता है कोई चीज खाने लायक, जैसे खाद्य पदार्थ मतलब खाने लायक पदार्थ। तो एनीमिया रोग का दूसरा कारण कौन है? इससे कैसे बचा जा सकता है? तो एनीमिया रोग का दूसरा कारण है पेट में कीड़ों का होना। इससे साफ सफाई से बचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु, जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं, भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुना देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि प्लाज्मा का क्या काम है और ये जो बिंबाणु हैं इनका क्या काम है।
तो जो बिंबाणु हैं वो रक्त जमने की क्रिया में हमारी मदद करते हैं, और जो सफ़ेद कण हैं वे रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं कि रक्त वाहिका माने तो रक्त को ले जाने वाली जो छोटी छोटी नलियां होती हैं, जो खून को ले जाने वाली शरीर के अंदर जो छोटी छोटी नलियां होती हैं वो रक्त वाहिका होती हैं। बिंबाणु का काम क्या है? बिंबाणु का काम चोट लगने पर रक्त जमने की क्रिया में मदद करना। फिर अनिल फिर पूछता है। अनिल बोला दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उसके लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। अगर हमें विद्यार्थियों रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़े तो आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होता है वो हमारे खून की जांच करता है, फिर मिलाता है कि क्या इस व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति में चढ़ सकता है या नहीं, उसके बाद ही वो खून चढ़ाया जाता है। तो क्या हर व्यक्ति का रक्त एक जैसा होता है? नहीं, यह आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति का रक्त समूह अलग हो सकता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब? अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। इसमें जो पाठ में बताया गया, अनिल की एक जिज्ञासा थी कि आखिर रक्त कहाँ मिलता है, तो बताया कि जो लोग रक्तदान करते हैं वो अस्पताल के ब्लड बैंक में रखा जाता है, और 18 वर्ष से अधिक उम्र के का स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है, और एक बार एक व्यक्ति से 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे कि किस तरह से रक्तदान किया जा रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी पाठ को लेकर के। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। तो ब्लड बैंक का मतलब था रक्त कोष, हिंदी में कहते हैं रक्त कोष, जहां दान किए हुए रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, उसका भंडारण किया जाता है और जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर दिया जाता है। तो रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो हम लोगों ने यहां तक समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं कि आगे कौन सी जानकारी डॉक्टर दीदी अनिल को देने जा रही हैं। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। डॉक्टर दीदी ने अनिल की
पीठ ठोकते हुए कहा। तो इस तरह से डॉक्टर दीदी ने बताया कि रक्तदान करने से कमजोरी नहीं होती है, क्योंकि अक्सर लोगों में एक भ्रांति है, एक गलत धारणा है कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है। रक्तदान करने से कोई कमजोर नहीं होता। एक स्वस्थ व्यक्ति एक निश्चित मात्रा तक रक्तदान कर सकता है और ये रक्त बड़ी जल्दी ही बन भी जाता है। तो दीदी ने उसे शाबाशी दी। तो मानव शरीर में कितना खून होता है, जैसा कि अभी पाठ में हमने आपको बताया ही था, तो मानव शरीर में 5 लीटर खून होता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, आप लोगों ने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा, जिसमें मुख्य रूप से रक्त की बनावट कैसे होती है, कि रक्त की बनावट बालूशाही जैसी होती है। रक्त के कुछ भाग होते हैं, जैसे 2 भाग। एक तरल होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और कुछ कण होते हैं जैसे सफेद रक्त कण, लाल रक्त कण, और बिंबाणु होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। सबके काम ही बता दिए गए कि जो लाल रक्त कण होते हैं वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचाते हैं, सफेद कण रोगों से लड़ते हैं, और जो बिंबाणु या प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारे शरीर में अगर कहीं पर घाव हो जाए तो रक्त जमाने की प्रक्रिया में हमारी मदद करते हैं। अगर हम ठीक तरह से पौष्टिक आहार, संतुलित भोजन करते रहें तो रक्त की कमी नहीं होगी, एनीमिया रोग भी नहीं होगा, और साफ सफाई से रहें तब भी एनीमिया नहीं होगा। रक्तदान हमें करना चाहिए, वो रक्त कोष में जमा होता है, ज़रूरतमंद व्यक्ति को मिलता है, और हर एक व्यक्ति जो 18 साल से ज़्यादा है वो कर सकता है। और इस पूरे पाठ का निष्कर्ष ये है कि हमारे अंदर जो गलत धारणाएं हैं कि हमें रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम ठीक तरह से खाना पीना खाते रहेंगे, पौष्टिक आहार लेते रहेंगे, तो हमारे अंदर एनीमिया नहीं होगी। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि पूरा पाठ आपकी समझ में आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।